रियल हिंदी भी स्टेट किसी भी देश की रीढ़ माना जाता है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का रियल स्टेट। और जब बात भारत की आती है तो ये अक्सर ही चर्चा में रहता है, और इन दिनों तो काफी ज्यादा चर्चा में है रियल स्टेट सेक्टर। क्यों चर्चा में है? क्या सच में कोई स्लो डाउन आ रहा है? क्या बहुत महंगा हो चुका है रियल स्टेट सेक्टर? क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए इस सेक्टर में? आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज भव्य भगरेचा जी यहाँ पर मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सर, फॉर सबसे हैविंग मी। पहले तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं इन दिनों, काफी चर्चा में है रियल एस्टेट सेक्टर। और रिपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आ रही हैं, मैं ये कहूंगी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में हम ये देख रहे हैं कि अच्छी खासी जेन्युइन तेजी रियल एस्टेट में देखने को मिलेगी आगे आने वाले कुछ समय में। लेकिन वहीं कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जो स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रही हैं। क्या चल रहा है? किस तरीके का मूड माहौल है? क्या सच में कोई ग्रोथ है जो जेन्युइन ग्रोथ दिखाई दे रही है रियल स्टेट में, या सुस्ती है, या कोई नए तरीके का बबल बन रहा है? क्या कुछ चल रहा है इस समय रियल स्टेट सेक्टर में? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और आपकी बात सही है जी। कि करंट मार्केट में जो रिपोर्ट्स वगैरह जो आ रही हैं जिसमें कि अ, हर तरह की न्यूज़ आ रही है, चाहे सोशल मीडिया हो या हम्म। अच्छे रिसर्च हाउसेस से भी मिक्स बैग ऑफ न्यूज़ आ रही है। जी। बट इन सब न्यूज़ के बीच में हमें जो डाइसेक्ट करना है वो ट्रेंड्स डाइसेक्ट करना है कि आज हम जब भारत में देख रहे हैं तो भारत में किस गति से काम हो रहा है, हम्म। आगे का जो विजन है गवर्नमेंट का वो क्या है, और जो वेल्थ क्रिएशन है जो पिछले 5 साल में हुआ है और खास करके कोविड के बाद में, जिसमें हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक कैपिटल का पार्टिसिपेशन जो है हम्म। वो भी बढ़ता जा रहा है। और जो वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है आईपीओस के थ्रू, स्टार्टअप्स में जो वैल्यू हम्म। अनलॉकिंग हो रही है, ये सब चीजों ने एक नया एसेट क्लास जो है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग उसको हम्म। क्रिएट किया है। आज का जो बायर है वो काफी वैल्यू कॉन्शियस है, और जब वो कोई घर को खरीदने का निर्णय लेता है तो वो पूरा इकोसिस्टम का एनालिसिस करता है। उसके अलावा हर एक प्रोजेक्ट में जो एमिनिटीज वगैरह हैं उनका एनालिसिस करता है, और वो एनालिसिस करने के बाद में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट को सूट करता है उस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम्म। जहां तक बात रही रिपोर्ट्स की, तो ये रिपोर्ट्स में दोनों तरह की कन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। कुछ रिपोर्ट्स में आएगा अपसाइड है, कुछ जी। रिपोर्ट्स में आ रहा है कि स्टेबल या थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ रहा है। बट मैं ये कहूंगा कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। हम्म। जो चेंजिंग बायर प्रेफरेंस है उनको देखते हुए मार्केट भी अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, और एक बड़ा जो शिफ्ट रेसिडेंशियल मार्केट में हो रहा है हम्म। वो बेसिकली प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ थोड़ा सा जो बायर्स हैं उनका रुझान हो रहा है। और हम्म। इसी के चलते अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, जो कि काफी इंडस्ट्री फोरम्स में काफी एक्सपर्ट्स ने भी इसको हाईलाइट किया है। बट उसके भी काफी चैलेंजेस है ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन के इंडिया में। तो ओके। अगर अभी मैं मिक्स देखूं ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल मार्केट खासकर, तो जो घर हैं करीब 1.5 करोड़ से ऊपर वाले, हम्म। उसमें सबसे ज्यादा सप्लाई और डिमांड आ रहा है। और ये हम्म। दर्शाता भी है कि जो वेल्थ क्रिएशन प्लस कस्टमर का प्रेफरेंस जो है वो उसमें जो बदलाव हुआ है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। और डेवलपर्स काफी जो इन्वेंट्री है वो ये सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज हम्म। यहाँ पे उन्हें एक अच्छा मार्केट मिल रहा है, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी ये मार्केट और सॉलिडिफाई हो रहा है। तो ये जो पाई में जो शिफ्ट आ रहा है इससे कई बार कन्फ्लिक्टिंग न्यूज आती है कुछ माइक्रो मार्केट्स में कि क्या हम पूरा लग्जरी मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम्म। हम एक एवरेज जो हाउसिंग इंडियन के हाउसिंग की जो नीड्स हैं उसको केटर करने के लिए, जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग भी हो, प्रीमियम हाउसिंग भी हो, और अच्छे लग्जरियस प्रोजेक्ट्स भी हो। तो ये मार्केट मैं कहूंगा एक मिक्स बैग मार्केट है, हम्म। जिसके कारण ये सिग्नल आ रहा है। बट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रियल एस्टेट में कंसोलिडेशन हो रहा है, और जो जी। फ्यूचर जो हमें दिख रहा है वो ग्रोथ की तरफ दिख रहा है। ओके। यानी कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं न्यूज में, न्यूज आर्टिकल्स में और रिपोर्ट्स में बेसिकली, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे ऑप्टिमिज्म बना हुआ है अभी रियल स्टेट में। लेकिन सर, जब हम बात रेजिडेंशियल रियल स्टेट की करते हैं, घर खरीदने की बात करते हैं, एक आम इंसान के निवेश की बात करते हैं,
क्या बहुत ज्यादा महंगा नहीं हो गया है भारत का रियल स्टेट? क्योंकि जिस तरीके से हमने रिपोर्ट्स पढ़ी, जिस तरीके से जो नंबर्स सामने आए हैं बेसिकली, वो ये कि बहुत ज्यादा महंगा होने की वजह से कहीं ना कहीं परचेज पावर इंसान की कम हो रही है, और शायद यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा रहा है। क्या बहुत प्राइसी है यहाँ पर घर खरीदना अभी भारत में, एक आम इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए? कि आपका जो सवाल है कुछ हद तक सही है। अफोर्डेबिलिटी काफी बड़ी जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें कुछ माइक्रो मार्केट्स में चैलेंज बना है, बिकॉज जो प्राइस हाइक हुआ है इन पर्टिकुलर मार्केट्स हैं पिछले साल से इस साल में करीब करीब 10% से लेके 20% तक प्राइस राइज भी हुआ है। और इसके चलते हुए भी जो अफोर्डेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सेलेक्टेड माइक्रो मार्केट्स में। बट अगर आप पैन इंडिया बेसिस पे देखेंगे तो ये जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में। बट अगर आप प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में देखेंगे तो वहां पे फिर भी बायरों का रुझान है, और इसी रुझान को देखते हुए आज हम जो नई लॉन्चेस देख रहे हैं बाजार में वो भी इस मार्केट को केटर कर रही है। तो लॉन्चेस में कोई कमी नहीं है, वो ये दर्शाता है कि डिमांड है। नाउ सवाल ये है कि कौन सा माइक्रो मार्केट अच्छा पिकअप करेगा, वहां के डिमांड ड्राइवर्स और ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, उसके बेसिस पे भी ये जो एप्रिसिएशन है वो डेवलपर्स को आज की डेट में मिल रहा है। एक बड़ा जो रीजन है इन टर्म्स ऑफ जो प्राइस का इंक्रीज वगैरह है, वो लैंड प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस दिशा में अगर चीजों को अफोर्डेबल करना है तो कुछ जो नीतियां हैं गवर्नमेंट की, खास करके मैं जो नीति इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाई है और जो प्रोजेक्ट जो रोल आउट किए हैं, ये काफी हद तक प्राइसेस को अफोर्डेबल करने में मदद करेंगे। बिकॉज एग्जिस्टिंग जो मेट्रोस हैं उसको डीकंजेस्ट करने के लिए जो एक नया नेटवर्क बन रहा है हाईवेज का, एक्सप्रेसवेज का, तो ये नए ग्रोथ कॉरिडोर ओपन कर रहे हैं। हमने देखा है कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनने के बाद में लोग अपना कार्य का जो स्थल है उससे कुछ आगे एडिशनल 30-40 किलोमीटर दूर जाके भी रहते हैं, अगर एक रिलायबल ट्रैवल करने का साधन लोगों के पास अवेलेबल है। तो ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं ये इस पर्टिकुलर अफोर्डेबिलिटी इश्यू को भी एड्रेस करने में हेल्पफुल रहेंगे। प्लस नए जो ग्रोथ कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंडस्ट्रियल टाउन्स वगैरह बन रहे हैं, ये भी बड़े वे में हेल्प करेंगे इन प्राइसेस को थोड़ा चेक करने में, जहाँ पे लोगों के पास कमाने का साधन भी है और एक अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जहाँ डेवलप होगा वहां पे डेफिनेटली लोग जाएंगे। तो अफोर्डेबिलिटी चैलेंज है, बट साथ साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो सप्लाई आ रही है उसको हम किस वे में कॉस्ट इफेक्टिव और टाइमली मैनर में डिलीवर कर पाए। यानी अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें तो आने वाले सालों में ये और महंगी हो जाएगी सर? करंट मार्केट में अगर आप डेटा देखें तो करीब करीब 20% मार्केट शेयर रह गया है, जो कि चैलेंजिंग इश्यूज है। बिकॉज हाउसिंग एक बेसिक नीड है हर एक भारतीय की। इसको केटर करने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। बिकॉज अगर हम एक मेट्रो सिटी वगैरह में देखें तो लैंड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, और उसके अलावा जो इनपुट कॉस्ट है तो उनको अगर हम सब जोड़ते हैं तो अफोर्डेबिलिटी कई मायने में डेवलपर्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको टैकल करने के लिए हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी रखना पड़ेगा। एक तो अनलॉकिंग ऑफ लैंड वैल्यू जो गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो पीपीपी प्रोजेक्ट में हो, या दूसरा तरीका हो सकता है कि जो भी डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहा है उनको हम इंसेंटिवाइज करें। तीसरा जो एस्पेक्ट जो गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी काफी सप्लाई आ रही है। तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव प्लस एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल लेके अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो कई मायनों में इस पर्टिकुलर इशू का हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जी सर, डिमांड कहां पर बढ़ती हुई दिख रही है? अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ देखें, थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड बढ़ रही है, बायर्स डिमांड कहां पर बढ़ रही है इस समय? सी बायर डिमांड्स इस वक्त में जो है अगर हम देखें तो अक्रॉस जो स्टेट्स हैं डिमांड अलग अलग रीजन से बढ़ रही है। जैसे अगर मैं मुंबई मार्केट की बात करूं तो नया जो विजन है मुंबई 3.0 वगैरह का, तो उसमें प्लस जो नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ है तो उसके आसपास काफी अच्छी डिमांड है।
इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स। जैसे ही कमर्शियल्स वगैरह भी डेवलप होते हैं तो हाउसिंग की भी नीड्स आती है, बिकॉज वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अपने घर की भी रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो हम्म। रेंटल बेसिस पे हो या आउटराइट परचेज के बेसिस पे हो। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली न्यू ग्रोथ एरियाज हैं, जहाँ पे आप एक एग्जिस्टिंग सिटी के पैरेलल आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हम्म। और इन सबको सप्लीमेंट करता है एक बहुत अच्छा रोड नेटवर्क और मेट्रो सिस्टम्स, ताकि जो लोगों का आवागमन का जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके, तो लोग मेन सिटी में नहीं रह के थोड़ा दूर भी रह सकते हैं। हम्म। सिमिलर वे में अगर हम देखें दिल्ली वगैरह में जो है मेट्रो का जब विस्तार हुआ तो उसके बारे में, चाहे नोएडा हो या गुड़गांव वगैरह मार्केट हो, अब तो गुड़गांव काफी लग्जरी भी जी। रियल एस्टेट मार्केट भी हो गया है, बट हमने देखा है कि जिस ढंग से मेट्रो और इनका विस्तार होता है, उनके आसपास के जो जमीनें हैं वो रियल एस्टेट के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकती है, चाहे हम्म। वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, और यही जो अ, स्थिति है ये प्राइसेस को चेक में रखने के लिए भी जरूरी है। ओके सर, थोड़ा रेजिडेंशियल से हट के थोड़ा कमर्शियल की साइड आते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम रियल स्टेट में देखें, जो कि रेजिडेंशियल में जाते हैं तो इंसान जनरली इमोशंस के साथ इन्वेस्ट करता है, घर बनाना है उसे या घर खरीदना है, बट थोड़ा कमर्शियल की साइड आए, क्या निवेश करने के लिए कमर्शियल रियल स्टेट में ये सही समय है, यहाँ से लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाई दे रही है, या फिर ऑलरेडी प्राइसेस इतने हाई हो चुके हैं कि रिटर्न्स उससे, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है रियल स्टेट में बहुत लंबे समय के बाद मिलता है, तो उस नजरिए से कैसे देख रहे हैं कमर्शियल रियल स्टेट को? जी, आपका जो पॉइंट है, रियल एस्टेट हमेशा इंडियंस के लिए इमोशनल रहा है, और खास करके रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। जी। तो वो फैक्टर तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही थोड़ा जाएगा, बट ये जो रियल एस्टेट का पर्सनल यूज है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। बट जब आप निवेश के लिए देखते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, तो वहां पे हमें थोड़ा सा हमारे इमोशंस को साइड में रख के हमें काम करना चाहिए, बिकॉज जी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रिटर्न जनरेट करना है। और उस पर्सपेक्टिव से जो नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, नए सीबीडीज वगैरह बन रहे हैं, और जो ग्रोथ हो रहा है, और खास करके इसमें मैं उल्लेख करना चाहूंगा नए जीसीसीज जो बन रहे हैं, उनसे बहुत बड़ा एक डिमांड जो है वो अनलॉक हो रहा है। जीसीसीज और इसके अलावा डेटा सेंटर का जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब एक आम निवेशक के लिए इन्वेस्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं, डिपेंडिंग करता है उनका बजट क्या है। अगर आपका पास अच्छा बजट है तो आप एक छोटा ऑफिस यूनिट या ये ले सकते हैं, जो कि नई बिल्डिंग्स वगैरह में जो बन रही हैं उनमें निवेश कर सकते हैं। बट सपोज एक लिमिटेड कॉर्पस के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को देने के लिए समय कम है, तो उस केस में हम रीट्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा इमर्जिंग एसेट क्लास है, पिछले 5-6 साल में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है, तो रीट्स एक बहुत अच्छा व्हीकल है लोगों को रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस वक्त जब हम बात करें, भारत में करीब 6 रीट्स लिस्टेड है, जिसमें 5 प्रीडोमिनेटली ऑफिस सेगमेंट में है, और एक जो रीट है वो बेसिकली रिटेल मार्केट में है। तो अगर आप छोटे पैसे से निवेश करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, और स्टॉक मार्केट के थ्रू जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, प्राइसिंग वगैरह और लिक्विडिटी भी अवेलेबल है, तो रीट्स एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, कितना समय आप आपके निवेश को दे सकते हैं, उसके बेसिस पे आज के डेट में जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। चाहे आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक्वायर करें, या आप रीच के तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं जो कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रही हैं कमर्शियल मार्केट्स के लिए। सर, कहाँ निवेश करना फिर ज्यादा बेहतर रहेगा प्रॉपर्टी के लिहाज से, अगर देखा जाए रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रीट्स या प्लॉट, मतलब क्या खरीदें, बेहतर निवेश कहाँ पे होगा? देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के जो रिटर्न्स के दो तरीके होते हैं। एक बेसिकली आपका जो रेंटल रिटर्न है, जो सालाना आपको रिटर्न आता है, और दूसरा एक बड़ा जो फैक्टर होता है कैपिटल एप्रिसिएशन का। तो ये दोनों कंपोनेंट मिला के आपका टोटल रिटर्न जो है कोई भी निवेश पे डिफाइन करता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से निवेश करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो नए ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं उसमें जहाँ पे अच्छे डेवलपर्स के प्लॉटेड रेसिडेंशियल प्लॉटेड लेआउट्स जो आ रहे हैं,
उसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इन सिटी में कैपिटल एप्रिसिएशन का स्टोरी है, तो मेट्रो सिटी में राइट प्राइसिंग पे अच्छे डेवलपर्स के साथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें कैश फ्लो स्टैगर्ड बेसिस पे इन्वेस्ट करना है और लोन वगैरह की भी रिक्वायरमेंट है, तो देन वी कैन लुक एट गुड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम रेप्यूटेड डेवलपर्स, बिकॉज रियल एस्टेट में जब हम निवेश करते हैं तो ड्यू डिलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो उस पे हमें जो है बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। सेकंड इज कि हमारा निवेश का उद्देश्य क्या है, उसका जो क्लैरिटी कि हमें रेंटल रिटर्न चाहिए या हमें चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से मैं रेसिडेंशियल प्लॉट्स और बेसिकली जो रेसिडेंशियल घर हैं सिटी में, बिकॉज रेंटल यील्ड नहीं मिलेगा बट आप कैपिटल अप्रिसिएशन के बेसिस पे इनमें निवेश कर सकते हैं। अब जहां तक बात आती है रेंटल रिटर्न्स की, तो आप कमर्शियल में बिल्कुल देख सकते हैं जहां पे आपको 7 से 8% तक रेंटल रिटर्न सालाना आ सकता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जो आपको 3 से 5 साल में मिल सकता है। तो ओवरऑल 14 से 15% तक आप अच्छी लोकेशन, अच्छा डेवलपर, ग्रेड ए प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया है तो आपको इस तरह का रिटर्न्स जो है वो एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। बट जो भी आप निवेश कर रहे हैं रियल एस्टेट में, आप इसको लॉन्ग टर्म के बेसिस पे निवेश कीजिए, बिकॉज रियल एस्टेट शॉर्ट टर्म में इलिक्विड है। तो लिक्विडिटी का इशू ध्यान में रखते हुए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप निवेश करें, चाहे रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, टैक्सेशन और जो इंसिडेंटल कॉस्ट जो उसमें लगता है, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी के रूप में हो या दूसरे जो भी चार्जेस हैं उसके रूप में, और टैक्सेशन कि आप जो निवेश कर रहे हैं तो आपका एग्जिट किस तरह से होगा। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप निवेश का जो भी निर्णय लेते हैं उसको कंसिडर करना, क्योंकि ये कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं जो कि अगर हम उसको ध्यान में नहीं रखें तो एक सब्सटैंशियल हमारा पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा, जब भी हम निवेश की बात करते हैं सर, हमारे सामने मेट्रो सिटीज जरूर आ जाती हैं कि यहाँ पर क्या रेट चल रहा है इस समय, घरों का क्या रेट है या कमर्शियल जमीन का क्या रेट है। तो अगर अभी के लिहाज से देखा जाए, मुंबई, बेंगलुरु या फिर दिल्ली एनसीआर या फिर छोटे शहरों में कहाँ निवेश ज्यादा बेहतर? देखिए, हिस्टोरिकली जो इंडियंस का ट्रेंड रहा है, तो जब वो निवेश करते हैं तो कई बार उसी उद्देश्य से करते हैं कि आंख के सामने प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि जहां हम हैं उसके सामने कर हम निवेश करें, बिकॉज रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त चैलेंजेस भी बहुत है। जहां आप फिजिकल रियल एस्टेट ओन करते हैं तो हमें प्रॉपर्टी को संभालना भी पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट है लीगल टाइटल प्रॉपर्टी का, उसका जो इवैल्यूएशन करना है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जहां पे एक प्रॉपर लीगल टाइटल है, अच्छा डेवलपर है और ओवरऑल उस सिटी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, इन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो आज की डेट में जो ग्रोथ है वो मेट्रोज में भी है, इसके अलावा अच्छी टायर 1 टू टायर 2 सिटीज में भी है। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल जो बना है और खास करके पोस्ट कोविड काफी लोगों की प्रायोरिटीज भी बदली हैं, जो हाइब्रिड काम करने के जो तरीके हैं, तो उससे टायर 1 टायर 2 सिटीज में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो मेट्रोज के अलावा चाहे वो लखनऊ का मार्केट हो, जयपुर हो, इंदौर हो और पूना वगैरह हो, उसमें बहुत एक अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नजर आता है। और कोई भी निवेश हम कर रहे हैं तो हमें उसके लॉन्ग टर्म के जब हम एग्जिट करेंगे तो क्या जो प्रॉपर्टी जिस प्राइस पे हम एग्जिट करना चाहते हैं, क्या हमारे बायर के लिए वो सेंस करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जब तक बायर के लिए सेंस नहीं करेगा तब तक क्या है आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो कई बार होता है पेपर पे वैल्यूएशन हो गया बट ऑन ग्राउंड लिक्विडिटी नहीं है या बायर नहीं है, तो एक प्राइस अगर नोशनल प्राइस अगर हम पकड़ के बैठते हैं तो कई बार चैलेंजेस होता है लिक्विडिटी अर्न करने के लिए। तो खासकर निवेश करते वक्त मार्केट की डेप्थ और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स उन पे ध्यान करके आप निवेश कर सकते हैं। तो अभी मैं कहूंगा इंडिया के टॉप 10-15 जो लोकेशंस हैं मेट्रोज के अलावा जो कुछ सिटीज मैंने आपको बताई, तो सभी जगह एक अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है और कुछ सिटीज में आईटी और जीसीसीज के कारण अच्छी डिमांड है, कुछ शहर्स में डेटा सेंटर्स के कारण अच्छी डिमांड है और कुछ शहर में जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ रही है जो कि एक अच्छे बड़े शहर के जस्ट पास में लोकेटेड है, सेटल्ड टाउन के जैसे। तो ये सारी जो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है जिसमें लोग बाग निवेश कर सकते हैं।
अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर तो सर एक ओवरऑल व्यू हो गया। आखिरी सवाल मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में जो निवेशक है उनके लिहाज से भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि इन कंपनीज जो रियल एस्टेट में ऑपरेट करती हैं उनका आउटलुक, हम जो बातचीत हमने की है उसमें कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक ही निकल करके आ रहा है। तो अगर हम शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखें तो क्या अभी रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना समझदारी होगी? फ्यूचर कैसा दिख रहा है आने वाले लॉन्ग टर्म में? 2 से 5 सालों की अगर हम बात करें तो क्या इस सेक्टर में निवेश किया है अगर हमने शेयर बाजार के थ्रू, तो बेहतर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है या फिर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अभी? सी, रियल एस्टेट एज अ एसेट क्लास हर एक इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में एज अ डाइवर्सिफिकेशन टूल या ओन यूज के लिए हमेशा मौजूद रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन के कितना कैपिटल आपके पास है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से या तो आप फिजिकल रियल एस्टेट ओन कर सकते हैं, और अगर आप फिजिकल रियल एस्टेट नहीं ओन करना चाहते, क्योंकि कई बार फिजिकल रियल एस्टेट को ओन करने पे आपको उसे मेंटेन और मैनेज भी करना पड़ता है। जी। अगर ये चैलेंजेस आप नहीं चाहते तो आपके पास में एक दूसरा तरीका जो निवेश का है वो बेसिकली उन कंपनीज में निवेश करें स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो कि रियल एस्टेट में काम कर रही है। तो इसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जितने भी करीब लिस्टेड प्लेयर्स भी हैं तो करीब क्यूमुलेटिव सेल्स अराउंड 1.95 लाख करोड़ उन्होंने अचीव किया है FY26 में, जो कि FY25 से ग्रोथ में है। FY25 में करीब 1.65 सेल्स बुकिंग था। जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है जो भारत के, वो काफी इंटैक्ट है। ग्रोथ स्टोरी जो है वो अभी भी इवॉल्व कर रही है। हाँ, हमें शॉर्ट टर्म जो है 2-3 क्वार्टर्स के लिए, बिकॉज जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी आई है और खास करके युद्ध के कारण जो अनसर्टेनिटीज है उसमें थोड़ा सा इशू रहेगा। तो सोच समझ के नेविगेट अगर हम करते हैं तो इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर 3 से 5 साल का हमारा उद्देश्य है तो जो अच्छे डेवलपर्स हैं जी। उनमें हम डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट जब रीट्स के आने से, अपार्ट फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज, आप लिस्टेड रीट्स जो कमर्शियल सेगमेंट है उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर होता है एक आम निवेशक के मन में, वो रहता है ट्रांसपेरेंसी और प्राइसिंग का लेके। तो लिस्टेड मार्केट में कई हद तक ये दोनों इश्यूज जो है उनको टैकल किया जाता है, बिकॉज प्राइसिंग एक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रही है तो एक बेटर मैकेनिज्म है। और सेकंड है लिक्विडिटी का इशू। तो लिक्विडिटी का इशू भी, बिकॉज अगर अच्छे लिक्विड काउंटर्स में आपने निवेश किया है तो जब भी आपको लिक्विडिटी की जरूरत है आप उसको वापस रियलाइज भी कर सकते हैं। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी इज क्वाइट इंटैक्ट। करंटली हमारा रियल एस्टेट मार्केट अराउंड $5.85 बिलियन है। अगले 5 साल में एक्सपेक्टेड है कि ये करीब करीब दुगना हो जाए 1.3 ट्रिलियन के आसपास 2030 तक। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जिस ढंग से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है 9 से 10% का CAGR हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस सेक्टर में या इंडिविजुअल एसेट्स में कहीं पे भी हमें निवेश करना है तो वो जो क्राइटेरिया है इंडिविजुअल्स का, आपने ग्रोथ कॉरिडोर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफ्रारेड कॉरिडोर्स पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है। बट इसमें एक कॉशन मैं देना चाहूंगा कि नए प्रोजेक्ट्स में आप जहाँ भी निवेश करें, जहाँ पे ग्राउंड पे काम शुरू हुआ है उनमें आप निवेश करें, नहीं तो काफी स्पेक्युलेटिव रिटर्न्स रहते हैं। प्रोजेक्ट का अगर DPR वगैरह नहीं बना है तो प्रोजेक्ट का ऑन ग्राउंड विजिबिलिटी में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो इंटरेस्ट रेट का रियल एस्टेट में। तो आज की डेट में रियल एस्टेट में लिवरेज वगैरह मिलता है तो रेपो रेट्स अच्छी हैं और आज होम लोन भी अच्छे रेट्स पे हैं। तो लोन का जो कॉस्ट है वो किस डायरेक्शन में जाता है, बिकॉज ग्लोबल हेडविंड्स जो हैं उसके कारण हमने पिछले रिपोर्ट में देखा कोई चेंज नहीं किया RBI ने, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो भी वेट एंड वॉच मोड पे है। तो इंटरेस्ट रेट्स किस ढंग से मूव कर रहा है वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट ड्राइवर रहेगा रिटर्न्स फ्रॉम रियल एस्टेट के लिए। ओके, यानी कि इन सब चीज़ों का एक सार तो निकल करके आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम रियल एस्टेट को देखें तो ग्रोथ स्टोरी अभी भी बरकरार है, ऑप्टिमिज्म ज़रूर है रियल एस्टेट को लेकर के, लेकिन फिर भी सलाह यही है कि ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय भी बेहद ज़रूरी है, चाहे आप फिजिकल एसेट के तौर पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या फिर बाजार के थ्रू किसी कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय बेहद ज़रूरी है। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। काफ़ी कुछ आज क्लियर हुआ है, जो अभी पिक्चर
पिक्चर चल रही है रियल एस्टेट की उसको लेकर के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।